हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर रसायन विज्ञान का जो है 2020 का दूसरा सेट यहाँ पर चालू करवाऊंगा। इसके पहले का जो सेट था वो पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर जो है पहले सेट का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन लिया गया है इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है ग्रेफाइट है। यहाँ पर आपको दिया गया है आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस, इसके अलावा आणविक ठोस। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो ग्रेफाइट है ये आपका सहसंयोजी ठोस होता है, यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर 3 जो है सही होगा। तो याद रखिएगा इसमें कि ग्रेफाइट जो है ये एक सहसंयोजी ठोस है, क्योंकि इनके अवयवी कणों या फिर बोल सकते हैं परमाणुओं के मध्य जो है सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। याद रखिएगा, पर इनके मध्य जो है सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है एक सहसंयोजी ठोस होता है, जिसके कारण जो है इसके अवयवी कण जो है वो प्रबलता के साथ आबंधित रहते हैं। ये ठोस जो है अत्यधिक कठोर तथा भंगुर होते हैं। ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा कि ग्रेफाइट जो है ये एक सहसंयोजी ठोस है, यानी कि विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर खा, इसमें है समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये विलयनों का आपको युग्म दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि समान ताप पर जो है किन विलयनों के युग्म जो है वो समपराशरी हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात हुई है NaCl की। तो जो NaCl होता है, अगर इसका आप आयनन करें, जो NaCl है अगर इसका आप आयनन करेंगे तो NaCl जो टूटेगा ये यहाँ पर Na+ और इसके अलावा जो है Cl- में टूट जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो NaCl है अगर इसका आयनन होगा तो Na+ और Cl- में टूटेगा, यानी कि यहाँ पर आयन कितने हैं, ध्यान दीजिए, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि यहाँ पर जो आयन होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर आयनों की संख्या जो है 2 है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें है Na2SO4, यहाँ पर दिया गया है Na2SO4। अगर आप यहाँ पर इसका आयनन करेंगे यानी कि Na2SO4 का, तो ये जब यहाँ पर टूटेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए Na2 है, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 2Na+ इस प्रकार से, और इसके अलावा यहाँ पर आएगा SO4, यहाँ पर आप लिखेंगे SO4 2- इस प्रकार से यहाँ पर ये टूटेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक प्लस है और 2 माइनस है, इसका मतलब इसमें आयनों की संख्या कितनी है, 3, यानी कि यहाँ पर जो आयन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आयनों की संख्या जो हो गई 3, इसमें पहले वाले में थे 2। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है आपका NaCl के अलावा इसमें ध्यान दीजिए यूरिया दिया गया है। तो यूरिया के बारे में आप लोग याद रखिएगा, यूरिया जो है इसका आयनन नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए, यूरिया जो है इसका आयनन नहीं होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है MgCl2, यहाँ पर दिया गया है MgCl2। तो अगर यहाँ पर MgCl2 का आयनन होगा तो यहाँ पर निकलेगा, ध्यान दीजिए, एक तो बनेगा आपका Mg2+ और इसके अलावा दूसरा होगा यहाँ पर 2Cl- इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस कितने हैं, इसमें 2 और माइनस कितने हैं, 1, इसका मतलब इसमें भी आयनों की संख्या कितनी हो गई, 3, यहाँ पर भी आयन कितने हैं, 3। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको इसमें दिया गया है MgCl2 के साथ साथ CaNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर आपको दिया गया है CaNO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर आप लिखिए CaNO3 का होल ट्वाइस। तो जब आप इसका आयनन करेंगे तो जब ये टूटेगा तो यहाँ पर बनेगा Ca2+। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा NO3-, यहाँ पर आप लिखेंगे NO3-, यहाँ पर NO3 पे होल ट्वाइस लगा था तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक माइनस है और 2 प्लस है, इसका मतलब यहाँ पर आयनों की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन सभी में आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें भी आयनों की संख्या 3 है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए MgCl जो दिया गया था MgCl2, इसमें भी आयनों की संख्या 3 है। इसके अलावा Na2SO4 जो था इसमें भी आयनों की संख्या 3 थी, और जो आपका NaCl था इसमें जो आयनों की संख्या थी वो कितनी थी, 2 थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो इसमें विकल्प नंबर आपका 4 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए CaNO3 का होल ट्वाइस, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है Na2
SO4, तो Na2SO4 इसमें आयनों की संख्या 3 है, इसमें भी आयनों की संख्या जो है यहाँ पर 3 है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो परासरण दाब होता है वो अणुसंख्य गुणधर्म है। याद रखिएगा जो परासरण दाब होता है वो अणुसंख्य गुणधर्म है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये और ये इन दोनों के जो विलयन है इनमें अणुओं या फिर जो आयनों की संख्या है वो समान है, और अणुओं और आयनों की संख्या समान होने के कारण ये जो है समपराशली विलयन होगा, क्योंकि इसमें भी ध्यान दीजिए 3 आयन थे और इसमें भी कितने आयन थे 3। तो इसका मतलब यहाँ पर अणुओं या फिर आप बोल सकते हैं आयनों की संख्या जो है समान है, और अणुओं और आयनों की संख्या समान होने के कारण इन्हें बोला जाएगा समपराशरी विलयन। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर 4 जो है ये सही होगा, क्योंकि इसके अलावा इसमें जितने भी दिए गए ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे NaCl है इसमें आयनों की संख्या 2 है, इसमें कितनी है 3, ये दोनों बराबर नहीं है। यूरिया का आयनन ही नहीं होता है तो ये भी बराबर नहीं होंगे, यहाँ पर भी यूरिया का आयनन नहीं होगा तो इसमें भी अणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी, केवल इन दोनों में जो है आयनों की संख्या बराबर है, इसलिए यहाँ पर इसका विकल्प नंबर 3 जो है ये आपका सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर गा, यहाँ पर लिखा है 4 धातुओं A, B, C तथा D के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः, ध्यान दीजिए यहाँ पर A, B, C और D के मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको ये दिए गए हैं। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता यानी कि अभिक्रियाशीलता का क्रम है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको दिया गया है A, फिर है B, फिर है C और इसके बाद है D। इन सभी के मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए एक आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है प्लस 1.5 वोल्ट, इसके अलावा ध्यान दीजिए बी का आपको दिया गया है -2.0 वोल्ट, इसके अलावा ध्यान दीजिए सी का आपको दिया गया है प्लस 0.34 वोल्ट, और इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको डी का दिया गया है -0.76 वोल्ट। ये आपको यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं। तो अगर यहाँ पर इसे हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो सबसे कम इसमें कौन सा, ध्यान दीजिए ये सबसे कम है यानी कि बी का जो है यहाँ पर सबसे कम है, तो इस प्रकार से लिखेंगे आप, यहाँ पर हो जाएगा बी। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है इसके बाद जो क्रम होगा आप इसमें ध्यान दीजिए इससे ज्यादा किसका है, यहाँ पर ध्यान दीजिए बी के बाद ये सबसे कम है, इससे अधिक यहाँ पर होगा डी का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए डी का आप जब लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी, इससे अधिक किसका है, ध्यान दीजिए यहाँ पर सी का, क्योंकि ये माइनस में था ये भी माइनस में, ये प्लस में है, तो इसके बाद जो होगा वो सी का होगा, और फिर सबसे अधिक किसका है यहाँ पर ए का है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो है अपचयन विभव या फिर आप बोल सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है यहाँ पर बढ़ता है। याद रखिएगा यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपचयन विभव का मान तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ जो धातुओं की सक्रियता है वो यहाँ पर घटती जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे अधिक यहाँ पर विभव किसका है, ए का, इससे कम किसका है, सी का, इससे कम किसका, डी का, और सबसे कम किसका है, बी का। यानी कि यहाँ पर जो है ये मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में लिखा गया। इसका मतलब ये जो क्रम होगा वो यहाँ पर जो है सक्रियता का घटता हुआ क्रम होगा। सबसे अधिक सक्रियता इसकी होगी, फिर इससे कम इसकी होगी, फिर इससे कम सी की, और सबसे कम किसकी होगी, ए की होगी। तो यहाँ पर ये जो है सक्रियता का घटता हुआ क्रम हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग अपचयन विभव की बात करेंगे तो अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम है, क्योंकि आपको बताया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो है अपचयन विभव का मान तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो सक्रियता होती है वो घटती जाती है। तो यहाँ पर ये जो है सक्रियता का घटता हुआ क्रम होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका जो विकल्प नंबर 2 दिया गया है ये यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे मैच कर रहा है, यानी कि विकल्प नंबर 2 यहाँ पर जो है सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर घ, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए ये 4 अभिक्रियाएं दी गई हैं, इन चारों में कौन सी जो अभिक्रिया है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो इसका विकल्प नंबर 4 दिया गया, जिसमें आपको दिया गया है यहाँ पर H2 + Cl2 और यहाँ पर ये बना है ध्यान दीजिए 2HCl। इस प्रकार से जो अभिक्रिया दी गई है इसमें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा इसमें जो अभिक्रिया का वेग है यानी कि जो दर है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये अभिक्रिया जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर 4 जो है ये सही होगा। याद रखिएगा इस अभिक्रिया में जो है यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसके बाद क्वेश्चन है कि एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो एमाइड से एमीन बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग प्रयुक्त अभिकर्मक ध्यान दीजिए इसका प्रयोग करेंगे, यानी कि Br2 या फिर आप बोल सकते हैं KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर 1 जो है ये सही होगा। याद रखिएगा, एमाइडो से अमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक यहाँ पर Br2 और KOH हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि राइबोफ्लेविन नाम है, यानी कि जो राइबोफ्लेविन है वो किसका नाम है? विटामिन B1 का, विटामिन B2 का, इसके अलावा विटामिन B6 का और फिर विटामिन B12 का। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो नाम दिया गया है ये विटामिन B2 का है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा। याद रखिएगा, विटामिन B2 को ही हम लोग राइबोफ्लेविन नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया, पर दिया गया कि एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनी जालक के केंद्र में स्थित है। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी? यहाँ पर ध्यान दीजिए, पोटेशियम का परमाणु भार दिया गया है 39। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे आपको चालू करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पर परमाणु भार दिया गया है, इससे आप लिख सकते हैं m से। इसका मान दिया गया है आपको 39, यानी कि 39 इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है 4 ग्राम इकाई शेलों की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मात्रा दी गई है वो 4 ग्राम दी गई है आपको, यानी कि जो 4 ग्राम दिया गया है ये आपको x मान लेना है। यहाँ पर x बराबर आपको दिया गया है यहाँ पर 4 ग्राम, इतना आप मान लीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपने मान लिया है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए आवोगाद्रो संख्या के बारे में, जिसे हम लोग लिखते हैं Na से। आवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23, इतना होता है। ये आवोगाद्रो संख्या का मान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पर काय केंद्रीय तो जो घनीय संरचना होती है इसके लिए जो यहाँ पर Z होता है इसका मान 2 होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि काय केंद्रित घनीय संरचना के लिए Z का जो मान होगा वो कितना होगा? 2 होगा। ये आप लोग याद रखेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बात हुई थी यहाँ पर घनीय जालक के केंद्र में स्थित घनीय जालक, यानी कि यहाँ पर जो है बात BCC की हो रही है। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय घनी जालक की बात हुई है, इसलिए यहाँ पर Z का मान जो प्रयोग करेंगे वो कितना प्रयोग करेंगे? 2 प्रयोग करेंगे। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर Z का मान कितना प्रयोग करना है? 2। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सूत्र यहाँ पर प्रयोग करिए। सूत्र आप लिख सकते हैं, x ग्राम में इकाई शेलों की संख्या, इकाई शेलों की संख्या बराबर, सूत्र आप प्रयोग करेंगे यहाँ पर Na इंटू एक्स बटे यहाँ पर हो जाएगा m इंटू जेड। इसका यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर जब आप इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए Na यानी कि आवोगाद्रो संख्या, इसका आप मान रखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23, इतना हो जाएगा, इंटू x, इसका मान आपको लिखना है यहाँ पर 4 बट्टे m का मान आपको दिया गया है यहाँ पर 39, इतना हो जाएगा, गुणे यहाँ पर z का मान आपको रखना है 2। इस प्रकार से आप इतना प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, 2 से आप इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, इसके बाद 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 0 दिया गया है, 0 लग जाएगा। इसके बाद 2 छंग 12, इतना हो जाएगा, गुणे 10⁻23 बट्टे 39, ये इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर 39 से जब इसे हम लोग भाग करेंगे तो 39 से जब 12.046 को भाग किया जाएगा तो इसका मान जो आएगा वो लगभग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मान आ जाएगा 0.308, इतना आएगा। आप भाग करके चेक कर सकते हैं, गुणे 10⁻23, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसे मानक रूप में लिखिए तो 1 अंक के बाद होना चाहिए। 1 अंक का मतलब इस प्रकार लिखिए 3.08, तो ये दशमलव ध्यान दीजिए 1 अंक आप दाईं तरफ लाएंगे तो घात यहाँ पर -1 बढ़ जाएगी, तो गुणे 10⁻23 आपको दिया गया है, आप 1 अंक दशमलव आगे लाएं तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 3.08 इंटू 10⁻23 से 1 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 22। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर खा,
इसमें है एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया 2.5 ग्राम। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक अवाष्पशील पदार्थ, इसको जो है आपको किस में मिलाना है, बेंजीन में घोलना है। तो यहाँ पर ये जो मात्रा दी गई इसे हम लोग लिख देते हैं स्मॉल w से। इसका मान आपको दिया गया 2.5 ग्राम, इतना हो गया। और यहाँ पर 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो बेंजीन की मात्रा आपको दी गई है 100 ग्राम, इससे हम लोग मान लेते हैं कैपिटल W। ये हो जाएगा 100 ग्राम। तो ये आपका विलायक है और ये आपका विलेय है, यानी कि ये विलेय का भार हो गया और ये विलायक का भार हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वथनांक की जो 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, इसका मतलब ये मान आपको दिया गया डेल्टा टी बी का, ये दिया गया 0.4 डिग्री सेल्सियस, इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये भी आपको दिया गया है। मोलल उन्नयन स्थिरांक इसे हम लोग लिखते हैं के बी से, इसका मान है 2.67, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपको दिया गया है, इसका मात्रक आप लोग याद कर सकते हैं, कैलोरी किलोग्राम मोल इनवर्स, इतना होता है, ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। पदार्थ का अणुभार आपको ज्ञात करना है, इसे हम लोग मान लेते हैं m, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए सूत्र होता है डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणे स्मॉल w इंटू के बी और बटे यहाँ पर ध्यान दीजिए कैपिटल W और गुणे में हो जाएगा m। ये यहाँ पर जो है सूत्र होता है। तो इसमें आपको ज्ञात करना है m। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब आप m ज्ञात करेंगे तो ये यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगा, यानी कि बट्टे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1000 गुणे, यहाँ पर ध्यान दीजिए स्मॉल w गुणे के बी, इतना हो जाएगा। बट्टे में हो जाएगा कैपिटल W गुणे, यहाँ पर m इधर आ गया और ये बट्टे में आएगा, तो डेल्टा टी बी, इतना हो जाएगा। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे स्मॉल w की जगह पे आपको 2.5 रखना है और इसके अलावा कैपिटल W की जगह पे आपको 100 रखना है। के बी का मान आपको ये दिया गया है और डेल्टा टी बी का मान आपको 0.4 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ये सभी मान अब आपको यहाँ पर रखने हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 1000 स्मॉल w, इसका मान आपको दिया गया है 2.5 के बी, इसका मान आपको दिया गया है 2.67, इतना दिया गया है। और इसके बाद बट्टे W, इसका मान हो जाएगा 100 गुणे 0.4, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 0 जो है इससे कैंसिल हो जाएंगे, इस प्रकार से इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आया है, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर बचेगा 10 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 2.5 गुणे 2.67 बट्टे में हो जाएगा 0.4, ये 0.4 दिया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें जो है यहाँ पर आप इन तीनों का गुणा करिए और उसके बाद 4 से भाग करिए। तो यहाँ पर जो इसका मान आएगा वो आएगा 166.87, इतना आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्राम मोल इनवर्स, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर गा, इसमें निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले दिया गया इसमें CD से CD+2 में जो परिवर्तन है इसकी सांद्रता दी गई है 1 मोल। इसके अलावा Ag+ इसकी सांद्रता भी यहाँ पर है 1 मोल। तो इसमें लिखा है जिसमें अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव निम्न है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए CD+2 से CD में जो परिवर्तन हो रहा है इसका यहाँ पर मानक अपचयन विभव दिया गया है E0 बराबर -0.40 वोल्ट। इसके अलावा Ag+ से Ag में जो परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए जिसमें दिया गया है E0 बराबर +0.80 वोल्ट, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर नंबर गा। तो इसमें ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं E0, यहाँ पर लिखिए आप CD+, इस प्रकार से लिखेंगे CD+2 से CD में परिवर्तन। यहाँ पर इसके लिए जो मान दिया गया है इसका, ये दिया गया है -0.40 वोल्ट,
इतना दिया गया है। इसके अलावा दूसरा जो मान दिया गया वो आप लिख सकते हैं ई नॉट, और यहाँ पर आप लिखेंगे, इसमें ध्यान दीजिए ई नॉट, यहाँ पर आप लिखिए ए जी प्लस से यहाँ पर जो परिवर्तन दिया गया है ए जी में, और यहाँ पर जो इसका मान दिया गया ये दिया गया प्लस 0.80 वोल्ट। इतना आपको यहाँ पर दिया गया है। बस इसके लिए आपको यहाँ पर एक सूत्र याद रखना है, ई एम एफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल बराबर होता है, याद रखिएगा, ई नॉट कैथोड और माइनस होता है ई नॉट एनोड। ये सूत्र होता है, इसके बारे में आपको पता करना है बस, बाकी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो दिया गया था आपको सी डी, ये आपका एनोड के लिए होगा, और जो आपका यहाँ पर एजी दिया गया था ये आपका कैथोड के लिए होगा। तो अब यहाँ पर जब मान रखेंगे तो ई नॉट कैथोड इसका मान रखेंगे तो 0.80 इतना हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे। इसके बाद ई नॉट एनोड इसका जो मान रखेंगे तो ये है -0.40 इतना दिया गया है, यानी कि ये हो जाएगा 0.80, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.40। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1.20 वोल्ट। ध्यान दीजिए, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.20 वोल्ट। ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा, यानी कि विद्युत वाहक बल हो जाएगा। इस प्रकार से जो आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर घ दिया गया है, स्कंदन क्या है, इसके अलावा लिखा है हार्डी सुलझे नियम को स्पष्ट कीजिए। ये दोनों टॉपिक जो आपको पहले से बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, इनके लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर जो इसे तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।